हेलो फ्यूचर लॉयर्स। एलएलबी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। एक टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाम सुन के ही थोड़ा हैवी लगता है ना, बट डोंट यू वरी, अगले कुछ मिनट्स में हम इसको इतना सिंपल बना देंगे कि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट एंड व्हाई, इसकी ज़रूरत ही क्या है। फिर हम देखेंगे कुछ बड़े बड़े स्कैंडल्स जब गवर्नेंस फेल हुई, उनसे सीखकर हम गुड गवर्नेंस के पिलर्स को समझेंगे। और फाइनली सीधा फोकस करेंगे उन लॉस पर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 1, गवर्नेंस, व्हाट एंड व्हाई। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या चीज़, और हमें इसकी फिक्र करनी ही क्यों चाहिए? चलो, एक सीधा और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछता हूँ। हम किसी कंपनी के लीडर्स पर, उसके टॉप मैनेजमेंट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्या हम मान लें कि वो हमेशा कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करेंगे? इसी सवाल में दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पूरी जड़ छुपी हुई है। और उस सवाल का जो थ्योरेटिकल आंसर है ना, वो है ये कॉन्सेप्ट, द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। इसको सिंपल रखते हैं। सोचो, प्रिंसिपल कौन है? कंपनी के असली मालिक, यानी कि शेयर होल्डर्स, जिन्होंने अपना पैसा लगाया है। और एजेंट कौन है? मैनेजमेंट, जिससे कंपनी चलाने के लिए रखा गया है। अब प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब एजेंट यानी मैनेजमेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट को शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट से ऊपर रखने लगे। समझ रहे हो? उनका इंटरेस्ट अलाइन नहीं होता। तो इस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, ये सिर्फ कुछ रूल्स नहीं हैं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है। इसका मेन काम ही यही है कि कंपनी सिर्फ मैनेजमेंट की मर्जी से ना चले, बल्कि सबके इंटरेस्ट्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सबके बीच एक बैलेंस बना रहे। ओके, सो हमने रूल्स की बात की, पर रूल्स को समझने का बेस्ट तरीका क्या है? ये देखना कि जब रूल्स तोड़े जाते हैं तब क्या होता है। तो चलो, अब हम टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कॉर्पोरेट हिस्ट्री के कुछ ऐसे स्कैंडल्स जिन्होंने पूरे देश के कानून बदल दिए। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखो, आपको एक क्लियर पैटर्न दिखेगा। जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला होता है, उसके आगे एक नया स्ट्रिक्ट कानून आता है। 1992 में यूके में कैडबरी रिपोर्ट आई। 2002 में अमेरिका में एनरॉन के बाद सार्बोनेज-ऑक्सली एक्ट आया। और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था 2009 का सत्यम स्कैंडल। इसी स्कैंडल ने सीधे सीधे कंपनीज एक्ट 2013 की जमीन तैयार की। सत्यम को इंडिया का एनरॉन ऐसे ही नहीं कहते। सोचो, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड। और सबसे शॉकिंग बात, कंपनी के चेयरमैन ने खुद आकर इसे कन्फेस किया। ये सिर्फ एक कंपनी का फेल होना नहीं था, ये पूरे सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल था। इस एक इंसिडेंट ने इंडिया के कॉर्पोरेट लॉज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, स्कैंडल्स देख लिए, पर इसका सोल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन निकला कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में, गुड गवर्नेंस के वो पिलर्स जिनके ऊपर कोई भी ट्रस्टवर्दी कंपनी टिकी होती है। और इन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को एग्जाम में याद रखने के लिए मेरे पास एक थोड़ा फनी सा शॉर्टकट है। हम इसे कहेंगे FART प्रिंसिपल्स। यस, यू हर्ड मी राइट। आई नो, बट ट्रस्ट मी, इस नाम की वजह से ही आपको एग्जाम हॉल में जरूर याद आएगा। तो ये FART है क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन। F फॉर फेयरनेस, सभी शेयर होल्डर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट, स्पेशली द स्मॉल वंस। A फॉर अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट जो भी करे उसके लिए वो बोर्ड और शेयर होल्डर्स को जवाबदेह है, सिंपल। R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी है, उनकी फिड्यूशरी ड्यूटी है कि वो कंपनी के भले के लिए काम करें। एंड फाइनली T फॉर ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी छुपाना नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम पर और साफ साफ डिस्क्लोज करनी है। दैट्स इट। तो इस पूरे खेल में प्लेयर्स कौन कौन है? देखो, सबसे ऊपर हैं शेयर होल्डर्स, दी ओनर्स। उनको रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दी ओवरसीयर्स, जो नजर रखते हैं। कंपनी को डे टू डे चलाते हैं मैनेजमेंट, दी ऑपरेटर्स। और इन सब पर रूल बुक के हिसाब से नजर रखते हैं रेगुलेटर्स, जैसे सेबी, दी एनफोर्सर्स। जब ये सब अपना अपना काम ठीक से करते हैं ना, तभी सिस्टम चलता है। पर एक कंपनी को गुड गवर्नेंस क्यों फॉलो करनी चाहिए? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए? नहीं, इसके रियल बिजनेस बेनिफिट्स हैं। इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में आसानी से पैसा लगाते हैं, फ्रॉड और करप्शन का रिस्क कम हो जाता है, कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी लंबी रेस का घोड़ा बनती है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करती।
ओके, सो प्रिंसिपल समझ आ गए, बेनिफिट्स भी पता चल गए, बट सिर्फ अच्छी बातें करने से काम नहीं चलता, राइट? इन प्रिंसिपल्स को जमीन पे उतारने के लिए चाहिए कानून की ताकत। तो अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क। पहले क्या होता था, इनको बेस्ट प्रैक्टिसेस या वॉलंटरी कोड्स माना जाता था, मतलब कंपनी की मर्जी फॉलो करें या ना करें। बट सत्यम जैसे स्कैंडल्स ने साबित कर दिया कि मर्जी से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आई मैंडेटरी लेजिस्लेशन, यानी अब ये कानून है, अब इनके पास लीगल टीथ हैं। अगर फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, सजा होगी। ये टेबल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। ये है कंपनीज एक्ट 2013 का असली पावर। देखो, सेक्शन 149, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्यों? ताकि बोर्ड में कोई बाहर का बंदा भी हो जो मैनेजमेंट से टफ सवाल पूछ सके। सेक्शन 166, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले आर को कानूनी बनाता है। ऑडिटर रोटेशन। क्यों? ताकि सत्यम जैसा केस रिपीट ना हो जहां ऑडिटर और मैनेजमेंट मिले हुए थे। और सबसे बड़ा, सेक्शन 447, ये फ्रॉड को क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है। मतलब अब गलती की तो सीधा जेल, नो एक्सक्यूजेज। और ये सिर्फ कंपनीज एक्ट तक सीमित नहीं है। इंडिया में इन्वेस्टर को बचाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है। सेबी एक्ट है जो सेबी को पावर देता है, एससीआर एक्ट है जो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। ये सब कानून मिलकर एक सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट बनाते हैं छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। ऑलराइट, हम ऑलमोस्ट एंड में आ गए हैं। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, जो आपके एग्जाम से ठीक पहले के लिए बनाया गया है। क्विक रिविजन एंड की क्वेश्चंस। रेडी हो? लेट्स डू दिस। ओके, टाइम स्टार्ट। अगले 30 सेकंड्स में हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे। दिस इज योर अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट। Okay, listen up. The problem? Principal-agent conflict. Proof? The Satyam scandal. The solution? Remember FART. Fairness, accountability, responsibility, transparency. The enforcement? The Companies Act 2013, which gives it legal teeth and strict penalties. Problem, solution, enforcement. Simple. चलो एक क्विक टेस्ट, 2 सवाल, फटाफट जवाब दो। क्वेश्चन 1, इंडियाज एनरॉन के स्कैंडल को कहते हैं जिसने कंपनीज एक्ट 2013 को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। एंड क्वेश्चन 2, सेक्शन 149 के अंडर बोर्ड में कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? थिंक फास्ट। और आंसर्स हैं नंबर 1 द सत्यम स्कैंडल ऑफ कोर्स, एंड नंबर 2 एटलीस्ट 1/3। अगर आपने दोनों जवाब सही दिए देन कंग्रेचुलेशंस, योर प्रिपरेशन इज ऑन द राइट ट्रैक। और जाने से पहले फार्ट निमोनिक तो आपको याद हो ही गया होगा, लेकिन ये कुछ बोनस निमोनिक्स भी ले लो। इन्वेस्टर राइट्स के लिए प्रॉफिट और बोर्ड कमिटीज के लिए 17778। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बहुत काम आती हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB Student at Dat चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।